आज हम उस शेयर की बात करेंगे जिसने 60 रुपये से लेकर 300 रुपये का सफ़र काफ़ी कम समय तय करा है। आज हम टाटा मोटर्स के शेयर की बात करेंगे। आज हम सबसे पहले शुरुआत टाटा मोटर की हिस्ट्री से करेंगे, फिर हम मार्केट एनालिसिस करेंगे पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, इंडियन मार्केट एनालिसिस। इसके बाद हम टाटा मोटर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर इसके बाद हम टाटा मोटर्स से रिलेटेड न्यूज़, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हमारी टीम का ओपिनियन, क्या आपको टाटा मोटर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और किस प्राइस पे लेना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम टाटा मोटर्स की हिस्ट्री की। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से हुई थी। इनिशियल टाइम पे टाटा मोटर्स का फोकस था लोकोमोटिव इंजन्स बनाने पर, या यूँ कहे ट्रेन के इंजन्स बनाने पर। 1954 में टाटा मोटर्स ने कमर्शियल सेगमेंट की शुरुआत करी डेमलर वेल्स नामक कंपनी के साथ। ये कोलाब्रेशन 1954 से डेमलर वेल्स कंपनी के साथ शुरू किया गया था, जो कि ख़त्म हुआ 1969 में। 1988 की बात करें तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में आ चुकी थी इंडिया मार्केट में। 1994 में टाटा मोटर्स ने इंडिया को एक हिट मॉडल दिया जिसे हम टाटा सूमो के नाम से जानते थे। 1998 में अगेन टाटा मोटर्स ने इंडिया को एक अगेन हिट मॉडल दिया जिसको हम टाटा इंडिका के नाम से जानते थे। 2004 में टाटा मोटर्स ने कोरियन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देवू को एक्वायर करा। उसका साउथ कोरिया का पूरा बिजनेस और पूरे वर्ल्ड का बिजनेस एक्वायर करा था 2004 में टाटा मोटर्स ने। 2008 में टाटा मोटर्स ने बहुत बड़ा एक एक्विजिशन करा जिसे हम JLR एक्विजिशन के नाम से जानते हैं। JLR मतलब जैगुआर लैंड रोवर एक्विजिशन का। 1990s में टाटा मोटर्स के चेयरपर्सन रतन टाटा अपना पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट फोर्ड को बेचने उनके देश गए थे। उस टाइम पर फोर्ड ने टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट खरीदने से मना कर दिया था, ये बोलकर कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में बिजनेस करना नहीं आता है तो आपको नहीं करना चाहिए। उस टाइम पर रतन टाटा को इस बात की काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और वे वापस इंडिया लौट आए बिना पैसेंजर सेगमेंट बेचे। फिर 2008 में, कहते हैं ना समय बलवान होता है, 2008 में टाटा मोटर्स के वही चेयरपर्सन रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी का JLR बिज़नेस पूरा एक्वायर करा, क्योंकि फोर्ड कंपनी काफ़ी लंबे समय से JLR बिज़नेस में लॉस उठा रही थी। टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट को सबसे चीपेस्ट कार या यूँ कहे अफोर्डेबल कार टाटा नैनो दी थी, जिसका बिज़नेस 2018 में टाटा मोटर्स ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब हम इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का एनालिसिस करेंगे और हम जानेंगे टाटा मोटर्स इस पूरे इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर में कहाँ पर स्टैंड करता है। अगर हम कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स पूरे इंडियन मार्केट में 43% होल्ड करता है, या यूँ कहे हर 100 कमर्शियल व्हीकल में से 43 व्हीकल टाटा मोटर्स की है। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं तो टाटा मोटर्स 8.2% होल्ड करता है, जो लास्ट ईयर 4.8% था। मतलब अगर इस इंडिया मार्केट में अगर 100 कारें बिकती है तो उसमें से 8.2 कार टाटा मोटर्स की होती हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स इंडिया को लीड कर रहा है, इंडिया का सबसे बड़ा लीडर बनकर बैठा हुआ है। टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में 71.4% की हिस्सेदारी। अब हम टाटा मोटर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी का करते हैं तो हम टॉप लाइन ग्रोथ की बात करते हैं, बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करते हैं। टॉप लाइन ग्रोथ में हम किसी भी कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं, ईयर ऑन ईयर कितना इंक्रीज़ हुआ है, कितनी ग्रोथ मिली है। तो टाटा मोटर्स का स्टैंड अलोन बिजनेस की बात करते हैं, जिसमें हम सिर्फ टाटा मोटर्स पे फोकस करेंगे। तो 2020 में टाटा मोटर्स ने 43,928 करोड़ का रेवेन्यू आया था, जो 2021 में इंक्रीज़ होकर 47,031 करोड़ का रेवेन्यू हो गया था। अब हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करते हैं, जिसमें टाटा मोटर्स की सभी सब्सिडरीज, सभी एसोसिएट्स आ गए। इसमें टाटा मोटर्स का साउथ कोरिया का ट्रक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी आ गया, इसमें टाटा मोटर्स का JLR बिजनेस भी आ गया। तो कंसोलिडेटेड जब टाटा मोटर्स की बात होती है तो 2020 में कंसोलिडेटेड बिजनेस टाटा मोटर्स ने 2,64,000 करा था, जो कि डिक्रीज़ हुआ है 2021 फाइनेंशियल ईयर में 2,52,000। देखा जाए टॉप लाइन ग्रोथ टाटा मोटर्स की स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। अब हम टाटा मोटर्स की बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करते हैं। जब भी किसी भी कंपनी की बॉटम लाइन ग्रोथ देखी जाती है तो उसका PAT देखा जाता है, यूँ कहे पेट देखा जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ईयर ऑन ईयर कंपनी को कितना प्रॉफिट टैक्स देने के बाद बचा हुआ है। तो टाटा मोटर्स ने 2020 फाइनेंशियल ईयर में लॉस बियर करा था। ये लॉस था 7,289 करोड़ रुपीज़ का, जो कि 2021 में डिक्रीज़ हुआ है 2,395 करोड़ का। तो देखा जाए तो टाटा मोटर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। जो 7,000 करोड़ का लॉस कर रही थी वो लॉस घट कर 2,000 करोड़
रुपए हुआ है। और यहीं पे टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड बिजनेस की बात करें तो 2020 फाइनेंशियल ईयर में टाटा मोटर्स का कंसोलिडेटेड बिजनेस 10,975 करोड़ रुपीस का लॉस मेक कर रहा था, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 2021 में 13,016 करोड़। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉटम लाइन ग्रोथ, टॉप लाइन ग्रोथ टाटा मोटर्स की स्टेबल है। अब हम बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस फंड की। टाटा मोटर्स के पास कितना रिजर्व फंड है और कितना सरप्लस फंड है। रिजर्व फंड से मेरा मतलब उस फंड से है कि अगर टाटा मोटर्स को इन फ्यूचर अपनी फ्यूचर ग्रोथ के लिए कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, कहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट लगाना है, तो रिजर्व फंड में से पैसा लिया जाता है और फ्यूचर की ग्रोथ के लिए डाला जाता है। तो टाटा मोटर्स का रिजर्व फंड देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ हुआ है। 2020 फाइनेंशियल ईयर में रिजर्व फंड था टाटा मोटर्स का 16,800 करोड़ रुपीज़, जो 2021 में इंक्रीज़ होकर 18,290 करोड़ रुपीज़ हुआ है। अगर हम टाटा मोटर्स के सरप्लस फंड की बात करें, सरप्लस फंड वहाँ होता है जहाँ पर कंपनी अपना प्रॉफिट डालती है, और ये सरप्लस जब भी कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है तो वो सरप्लस फंड में से ही डिविडेंड देती है। तो टाटा मोटर्स के सरप्लस फंड की बात करें तो 2020 फाइनेंशियल ईयर में टाटा मोटर्स का सरप्लस फंड था 61,000 के अराउंड, जो कि डिक्रीज़ हुआ 2021 में 54,480 करोड़ रुपीज़। अब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं टाटा मोटर्स का लिक्विडिटी पोजीशन पॉइंट पे। लिक्विडिटी पोजीशन, किसी भी कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन की बात होती है तो हम उसका करंट लाइव एसेट्स टू करंट लाइबिलिटी रेशियो देखते हैं। करंट एसेट क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक पर्टिकुलर ईयर में कितना पैसा कंपनी के पास है उसे हम करंट एसेट्स बोलते हैं, और उसी पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने कितना पैसा गया है या कितना पैसा दिया है कंपनी ने, उसे हम करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। मान लीजिए 2020 फाइनेंशियल ईयर में मेरी कंपनी के पास 100 रुपये एज अ करंट एसेट्स आया और मैंने 120 रुपये एज अ करंट लाइबिलिटीज़ दिया है, तो ये 20 रुपये का गेप है, इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी क्रंच। आइडियल कंडीशन क्या होती है, पैसा ज़्यादा आना चाहिए, जाना कम चाहिए। मतलब पैसा 200 रुपये आ रहा है एज अ करंट एसेट्स और जहाँ 100 रुपये रहा है, तो वो आइडियल कंडीशन होती है। टाटा मोटर्स में जस्ट रिवर्स है। टाटा मोटर्स का 2020 में करंट एसेट्स था 13,000 करोड़ रुपये, जो कि इंक्रीज़ हुआ है 2021 में 15,000 करोड़ रुपए। लेकिन 2021 में 15,800 करोड़ रुपए टाटा मोटर्स के पास आना है, और इसी फाइनेंशियल ईयर में टाटा मोटर्स को 26,200 करोड़ रुपए देना है। मतलब 15,000 रुपये करोड़ आ रहे हैं, 26,000 करोड़ रुपए ज़्यादा, पैसा कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, लिक्विडिटी पोजीशन देखें तो टाटा मोटर्स की मुझे अच्छी नहीं लगती है। सेल्स ग्रोथ देखें तो टाटा मोटर्स ने अपने 9 साल की हिस्ट्री में, या यूँ कहें 107 मंथ की हिस्ट्री में, इस साल फरवरी 2021 में रिकॉर्ड नंबर ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल करी है। टाटा मोटर्स ने फरवरी 2021 में 58,473 व्हीकल सेल करी है। अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं 2020 की, तो उसमें टाटा मोटर्स ने 38,002 व्हीकल्स बेची थी, जो कि इंक्रीज़ हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में 58,473 व्हीकल्स पर। देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर टाटा मोटर्स ने 54% ग्रोथ करी है पैसेंजर व्हीकल्स में। अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल की सेल्स में इंक्रीज़ हुआ है और कमर्शियल व्हीकल की सेल्स में डिक्रीज़ हुआ है। इसका कारण, सिंपल सा कारण है, कोविड पैंडमिक। पिछले साल अप्रैल मई में जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा था, उस टाइम पर हवाई सेवाएं सभी बंद थी, रेल सेवाएं सभी बंद थी, बस सर्विसेज सभी बंद थी। उस टाइम पर अगर किसी को कहीं पर करना था तो वही ट्रेवल कर पा रहा था जिसके पास खुद की व्हीकल थी। तो जैसे ही पेंडेमिक या लॉकडाउन खुला, उस टाइम पर कई मिडिल क्लास लोगों ने, कई लोअर मिडिल क्लास लोगों ने पैसेंजर व्हीकल में इन्वेस्ट करा, या यूँ कहे पैसेंजर व्हीकल्स परचेज़ करी। तो मंथ ऑन मंथ पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को काफ़ी ग्रोथ मिली है लास्ट ईयर, और इसका उल्टा हुआ है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। कोविड पेंडेमिक का सबसे ज़्यादा असर लॉजिस्टिक बिज़नेस को भी हुआ है। लॉजिस्टिक बिज़नेस को अगर इफ़ेक्ट हुआ है कोविड पेंडेमिक का, तो हमें उसका इफ़ेक्ट कमर्शियल व्हीकल्स की सेल में देखने को मिलेगा। तो 2020 में पैसेंजर व्हीकल का सेल इंक्रीज़ हुआ है और कमर्शियल व्हीकल का सेल डिक्रीज़ हुआ है। अब हम टाटा मोटर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं। देखा जाए तो टाटा मोटर्स ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है अपने डोमेस्टिक बिजनेस में, इन्हांसमेंट हो रहा है डोमेस्टिक बिजनेस में। हमने देखा इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में 71.4% का होल्ड करता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। 2000 मतलब
2 साल पहले या 3 साल पहले टाटा मोटर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ ने सभी ने मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में ये निर्णय लिया गया था कि सारे फ्यूचर प्लान उन्होंने माइलस्टोन रखे थे कि ईयर ऑन ईयर, मंथ वाइज मंथ हमें कितना ग्रो करना है, हमारे टाटा मोटर्स को कितना ग्रो करना है, हमारे कंसोलिडेटेड बिजनेस को काफ़ी कितना ग्रो करना है। इसके लिए उन्होंने टाटा मोटर्स की स्ट्रेटेजी को रीइमेजिन करा, रिविज़न करा। तो देखा जाए तो 2 साल में उन्होंने जितने भी माइलस्टोन रखे थे टाटा मोटर्स के लिए, वो सभी टाटा मोटर्स ने अचीव करे हैं। टाटा मोटर्स अपनी दूसरी कंपनी टाटा पावर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का प्लान भी एग्जीक्यूट कर रहा है। 2 से 3 साल में हम देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स और टाटा पावर के कई इलेक्ट्रिक स्टेशन हमें देखने को मिलेंगे। कंपनी का फोकस डेप्ट रिडक्शन की ओर काफ़ी ज़्यादा है। 2 साल में कंपनी चाहती है कि वह डेप्ट फ्री हो जाए। अभी कुछ महीने पहले रिलायंस इंडस्ट्री भी डेप्ट फ्री हुई है। अब टाटा इंडस्ट्री भी डेप्ट फ्री होना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर टाटा मोटर्स के प्राइस पे देखने को ज़रूर मिलेगा। टाटा मोटर्स ने जेएलआर बिजनेस को भी काफ़ी ज़्यादा रीस्ट्रक्चर करा है। अभी रेवेन्यू आता है वो अगर टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करते हैं तो 80% रेवेन्यू टाटा मोटर्स का जेएलआर बिजनेस से आता है और 20% रेवेन्यू टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और टाटा मोटर्स की खुद की पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से आता है। जेएलआर बिजनेस सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। चाइना में सबसे ज़्यादा जेएलआर की सेल होती है चाइना में, उसके बाद यूके यूएस में होती है। अगर चाइना का इकोनॉमी सफ़र करता है तो जेएलआर बिजनेस सफ़र करेगा, और जेएलआर बिजनेस सफ़र करेगा तो होल टाटा मोटर्स का बिजनेस सफ़र करेगा। टाटा मोटर्स के सीईओ का विज़न इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वे चाहते हैं और टाटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी चाहते हैं कि टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक बिज़नेस को अलग तरह से ऑपरेट करें, पूरे उस बिज़नेस को अलग तरह से ऑपरेट करें। उनका फोकस सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ही होगा। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी भी लीडर है, आगे भी लीडर बनी रहेगी। देखा जाए तो टाटा मोटर्स हर देश में प्रेजेंट है। इंडिया, यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया। देखा जाए तो टाटा मोटर्स दुनिया के हर कोने में फैलना चाहता है और धीरे धीरे डेकेड ऑन डेकेड हमें देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स वर्ल्ड के हर कंट्री में प्रेजेंट होगा। अगर ऐसा होता है तो शेयर 100% इंक्रीज़ होंगे। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के शेयर को आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप टाटा मोटर्स के सीईओ और टाटा मोटर्स एज अ कंपनी के फ्यूचर प्लान में बिलीव करते हैं तो आपको टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टाटा मोटर्स की। अगर सब अच्छे से रहता है और सब अच्छे से एग्जीक्यूट होता है तो टाटा मोटर्स के शेयर में हमें उछाल देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं।